नमस्कार दोस्तों, स्टडी साइन में आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहने वाली है प्राचीन भारत की दूसरी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, और क्लास 1 को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो ये टोटल जो है आपके हैंड रिटेन नोट्स रहने वाले हैं, और इसमें जो भी है आपका की कॉन्सेप्ट, जितने भी ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहाँ पर इंक्लूडेड किया गया है। तो आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहना दोस्तों। और शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास की। हमारा ये शुरुआत करते हैं, यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले देखना होता है कि जो शुरुआत होती है तो हड़प्पा है ना, हड़प्पा से देखें, हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में हमारी जो है ऋग्वेदिक जो कालीन वो सभ्यता है वो उसका उद्घास हुआ था, प्रारंभ हुआ था। और फिर उसके बाद में ऋग्वेद के बाद में ऋग्वेद आपका है ना, ऋग्वेद के बाद में क्या आता है, उत्तर है ना, उत्तर वैदिक काल आता है ना, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और जो वैदिक काल है उस युग को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल। ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के बाद का समय। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो ऋग्वेद काल है, जो वैदिक काल है, उसका जो टाइम पीरियड देखने को मिलता है हमें 1500 ईसा पूर्व से, है ना, 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका देखने को मिलेगा 1000 ईसा पूर्व तक का समय। ठीक, और यहीं अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल का, तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहता है आपका 1000 ईस्वी से लेके आपका 600 ईस्वी तक का। ठीक है, तो ये हमारा जो है टाइम पीरियड था। ठीक, तो अभी शुरुआत देख लेते हैं क्या क्या है। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत देखें उत्तर वैदिक काल वैदिक काल की, यहाँ से देखें तो आर्यों का आगमन होता है। ठीक है, सब क्या आए थे, आर्य आए थे बाहर से। क्या है इनके बारे में अभी डिटेल में देखते हैं। तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के रूप में जानी गई थी। जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, अंत हो गया, तब जो है आपका वैदिक सभ्यता का जन्म होता है ना। इनको आर्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो आर्य लोग थे इन्होंने ही आपका वैदिक सभ्यता को बचाया हुआ था। ठीक है, भारत में आर्यों की पहचान नाडिक प्रजाति से की गई है। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट हो जाता है कि भारत में अगर पूछता है भारत में जो आर्यों की पहचान है ना किस जाति के रूप में की जाती है, प्रजाति के रूप में की जाती है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि नाडिक प्रजाति से ही जो है आर्यों की पहचान की जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो जर्मन वैज्ञानिक थे आपके एक मैक्स मूलर, है ना, मैक्स मूलर जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने आर्यों का मूल निवास क्या माना है, मध्य एशिया माना है। ठीक है, मध्य एशिया को माना है जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मूलर ने। ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, तो यहाँ पे हमें याद ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखें तो सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी कैसी थी, नगर की सभ्यता थी, है ना, नगरीय सभ्यता थी। और जबकि वैदिक सभ्यता को माने तो ग्रामीण सभ्यता, जैसे आपकी जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो क्या हो जाती है, वो नगरीय सभ्यता थी, है ना, नगर में बसे हुए थे। जबकि इसके बाद में जो सभ्यता आती है वो ग्रामीण सभ्यता होती है। ठीक है, जिसको हम वैदिक सभ्यता के रूप में अभी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी। हम एक तरफ देख सकते हैं कि पहले हम विकास की तरफ थे, फिर दूसरी जो सभ्यता आई थी वो कैसे आपकी डिग्रेडेशन में गई थी। ठीक, तो आगे हम ऐसे ही देखें तो वैदिक काल के को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। जो मैंने अभी बताया था आपको कि वैदिक काल को दो भागों में बैठ के पढ़ाते हैं। जैसे ऋग्वेद काल होता है, एक तो आपका होता है ऋग्वेद काल, ठीक, जिसका टाइम पीरियड था आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है ऋग्वेदिक काल का। तो ये टाइम पीरियड भी यहाँ पूछ लिया जाता है, तो इसको भी हमें याद रखना है। और दूसरा जो भाग है उसका है उत्तर वैदिक काल, जिसको बोलते हैं। अगर ये देखें तो इसका जो समय होता है ना, उत्तर वैदिक काल का, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो लोहा, है ना, लोहा कहाँ कब खोजा गया था आपका, 1000 ईस्वी, है ना, 1000 ईस्वी में लोहे की खोज की गई थी। तो इसी समय कौन सा था आपका, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल चल रहा था। तो ये लोहे से क्या होंगे, जानकारी रखेंगे। जबकि अगर उधर देखें ऋग्वेद काल की, है ना, ऋग्वेद काल और इससे पहले हड़प्पा सभ्यता, है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है लोहे से परिचित नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं। अगर आगे चलें,
आर्यों का उल्लेख कहाँ कहाँ दिया गया है ना, कहाँ कहाँ मिलता है आर्यों का उल्लेख, किन किन जगहों पर मिलता है और किन ग्रंथों में मिलता है। तो एक आपका हितैत है ना, हितीत है जो अनातोलिया तुर्की में है ना, यहाँ से भी हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। और एक आपका ईरानी ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं जंदा अवेस्ता में है, उनमें भी आर्यों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और आर्य देवताएं भी माने गए हैं, जैसे आर्य देवताओं जैसे कस्सी इराक है आपका, तो इराक में स्थित है, यहाँ से भी क्या है हमें आर्यों का जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आर्यों के देवताओं देखें तो किन नामों के जैसे है ना, ये ईरानी ग्रंथ अब जवेस्ता में दे रखा है, जो ईरानों के जो आर्यों के जो देवता थे वो इंद्र वरुण आदि थे। ये किस में दिया गया है, जंदावस्था, जो कि आपका ईरानी ग्रंथ है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी है ना, दोनों के लिए वेरी महत्वपूर्ण क्लासेज है, और ये आरओ में भी पूछे वाले सवाल हैं, तो इसको देखना है, कंप्लीट देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब करना, और साथ ही अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप जो है पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और एक आपका आता था मितनी है ना, मितन्नी अभिलेख है जो कि आपका सीरिया में स्थित है ना, सीरिया में, और इसका भी जो उल्लेख मिलते हैं ये आर्यों के उल्लेख मिलते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि आर्यों का जो उल्लेख है किन किन जगहों पर और किन ग्रंथों में मिला है। तो एक बार फिर से देख लें तो हितित है ना, हितित है जो कि अनातोलिया तुर्की से संबंधित है, जहाँ पर आर्यों का उल्लेख मिलता है। दूसरा है ईरानी ग्रंथ जंदावस्था, जिसमें आर्यों के देवताओं का भी नाम के वर्ण है, जैसे इंद्र वरुण आदि का वर्ण देखने को मिलता है। एक आता है कस्सी इराक, ठीक है, कस्सी इराक का है, जिसमें भी आपके आर्यों का उल्लेख मिला है। मितन्नी अभिलेख जो कि सीरिया में, जिसमें भी आपको आर्यों का उल्लेख देखने को मिलता है ना। अगर फैक्ट देखें, इसमें कुछ फैक्ट हैं जिनको हमें फोकस करना है, जैसे कृष्ण द्वैपायन है ना, कृष्ण द्वैपायन थे के द्वारा है ना वेदों को संकलित किया गया था है ना। तो यहाँ से अगर सवाल पूछ लेता है कि वेदों को संकलित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा कृष्ण द्वैपायन को जाता है। ठीक है, और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन को क्या बोलते हैं, वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने क्या काम किया था, वेदों को संकलित करने का कार्य किया था। ठीक है, आगे देखें तो प्रथम 3 वेद थे है ना। वैसे बेसिकली कितने वेद होते हैं आपके, 4 वेद होते हैं, और चौथा जो वेद आया था आपका अथर्ववेद, वो आपका उत्तर वैदिक काल में होता है। ठीक, तो यहाँ से जो जो प्रथम जो 3 वेद होते हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है ना, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, वेदेत्री है ना। तो ये भी सवाल पूछा गया सवाल था, एक बार पूछा हुआ सवाल है कि वेदेत्री किसको कहते हैं, वेदेत्री में किन आपके वेदों को शामिल किया जाता है। तो ये हमें याद रखना है, जैसे आपका ऋग्वेद हो जाता है और यजुर्वेद और सामवेद है ना, ये तीनों वेदों को हमें वेदेत्री के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखें, अब ये देखना होता है हमें ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व, इस युग की जो जानकारी के स्रोत है ना, वो कहाँ से मिलते हैं। तो अगर मान के चलो वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता, ठीक है, या काल कुछ भी कह लो, और इसके जो स्रोत है ना, वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वेद का जो 10वें मंडल है ना, 10वें मंडल और 1028 सूक्तों द्वारा ऋग्वेद काल की हमें जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद का जो दूसरा 2 से लेके 8 तक का है ना, 2 से लेके 8 तक के जो मंडल है ना, वो अध्याय मंडल के जो अध्याय है ना, वो सप्त ऋषि मंडल कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने मिलता है कि सप्त ऋषि मंडल किन अध्यायों को कहा जाता है। तो 2 और 8 है ना, 2 और 8 जो मंडल हैं उनको क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं इनको सप्तऋषि मंडल, इसलिए कहते हैं क्योंकि जिनकी रचना जो है 7 महान ऋषियों द्वारा की गई थी, इसलिए इनको सप्तऋषि मंडल के रूप में जाना जाता है। तो सप्तऋषि मंडल के रूप में किन मंडलों को जानते हैं, तो 2 से लेके 8 तक है ना, 2 से लेके 8 तक के मंडल को सप्तऋषि मंडल के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने 7 महान ऋषियों ने इनकी रचना की थी। आगे अगर देखें तो सबसे प्राचीन भाग कौन सा है ना, सबसे प्राचीन भाग 2 से लेकर 7 मंडल तक है ना, 7वें मंडल तक है सबसे प्राचीन भाग। तो यहाँ ये सवाल पूछ लेगा कि ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में सबसे है ना, सबसे प्राचीन भाग मंडल, ठीक है, प्राचीन भाग में मंडल कौन से हैं।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 से लेके 7वें मंडल तक, ठीक है, 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है। और 1 और 10वां मंडल कौन सा है, नवीनतम मंडल होता है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल नवीनतम है और सबसे प्राचीन कौन, 2 से लेके 7 तक का आपका रहता है प्राचीन, और एक और स्पेशल 10, 1 और 10 ये कौन से हैं, नवीनतम मंडल है। और 10वां, अगर 10वें मंडल की बात करें तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जो 4 वर्ण व्यवस्था का वर्ण मिलता है ना, 4 वर्ण व्यवस्था है जो आपके क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है, इनका जो है वर्ण मिलता है आपका इधर 10वें मंडल में। और विश्वामित्र ने तीसरा मंडल की रचना की, जिसमें देवी सावित्री को संबोधित करते हुए गायत्री महामंत्र का वर्णन किया है। तो गायत्री जो मंत्र है उसको जो रचनाकार हैं वो कौन थे, विश्वामित्र हैं, जिन्होंने तीसरे मंडल में क्या है आपका ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये वाला पॉइंट जो है 4 वर्ण व्यवस्था वर्ण करता है ना, ये भी आपको याद रखने वाला पॉइंट है, क्योंकि जो सीधे अगर यूपीएससी अगर सीधे सवाल बनाएगी तो वो इसी बेस पे बनाएगी कि अब ये दे देगी कि आपका 8वें मंडल में है ना, 8वें मंडल में पुरुष सूक्त की है ना जानकारी मिलती है, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था का वर्ण मिलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सीधे सीधे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो 8वें मंडल में नहीं है, ये कौन से मंडल में, 10वें मंडल में दे रखा है ना, 10वें मंडल में ये दे रखा है, 4 वर्ण व्यवस्था की वर्णन करता है ना। विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में है ना, विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में आपका गायत्री महामंत्र का वर्णन किया गया है, ठीक। फिर आगे देखें, ऋग्वेद की अनेकों बातें है ना, ऋग्वेद और अब ये पूछ ले कि ऋग्वेद है ना किस ईरानी ग्रंथ से समानता रखता है ना, समानता रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अवेस्ता। अवेस्ता जो है एक ईरान का क्या है, वो है ग्रंथ है, जो कि आपके ऋग्वेद से क्या है, समानता रखता है, क्योंकि इसकी जो बहुत सारी जो बातें हैं वो आपको अवेस्ता में देखने को मिलती है ऋग्वेद की, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये अब देखें, इसका समाज देखें तो विस्तार ऋग्वेदकालीन समाज कैसा था, है ना, विस्तार और इसका ऋग्वेदकालीन समाज देखें तो प्रारंभिक वैदिक जो लोग थे वो 7 नदियों के देश में बसे थे, है ना, जिन्हें क्या कहते थे, सप्त संदप कहते थे, है ना, सप्त संदप 7 नदियों का प्रदेश था, जहाँ पर आपके प्रारंभिक वैदिक लोगों ने निवास स्थान बनाया था, ठीक है। तो कुछ नदियाँ हैं जिनका प्राचीनतम नाम है और आज के नामों से क्या उनका नाम हो जाता है। तो ये जो है आपका प्राचीन नाम ये है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग की, तो आप इधर कर लेना इसको। तो जो ये है आपके नए नाम, ठीक है, नए नाम, और ये आपके प्राचीन नदियों के नाम है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो सबसे पहले देखें, अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु का नाम तो सिंधु ही था, ठीक है, इसलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसके नदी के नाम पर रख दिया है। अगर वितस्ता की बात करें तो वितस्ता है ना, वितस्ता जो है झेलम नदी का नाम था। और अस्कनी की बात करें तो ये चिनाब नदी का बात था। परशुनी आपकी रावी नदी का नाम था। विपाशा आपका व्यास नदी का नाम था। शतुद्री सतलज से बोलते थे, और सरस्वती ना घग्गर, ठीक। तो ये इनके नाम थे। तो ये हमें याद रखने हैं, क्योंकि ये मिलान में आ जाते हैं जब ना क्रोनोलॉजी अगर पूछ लेता है कि वितस्ता किस नदी का नाम था, तो झेलम, अस्कनी चिनाब, परशुनी रावी, विपाशा व्यास, शतुद्री सतलज और सरस्वती घग्गर नदी, ठीक है। और यहाँ दे रखा है कि जो सिंधु नदी था उसका उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है ना, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख देखने को मिलता है। और गंगा और हिमालय का 1 बार हुआ है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा अगर स्टेटमेंट इस तरह से दे दे कि गंगा का जो है उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुआ है, जबकि यमुना और हिमालय का 1 बार हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा और हिमालय का जो उल्लेख है वो 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार देखने को मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना है। और सरस्वती घाटी है ना, सरस्वती जो घाटी है उसको ब्रह्मवर्त कहा गया है। क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्त कहते हैं, है ना। और सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना गया है, तो सबसे पवित्र नदी जो है आपकी सरस्वती नदी को माना है ना। किसमें, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना है, आपका सरस्वती नदी को, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो हैं आपको ये याद रखने हैं। परशुनी, विपाशा, शतुद्री है तो सतलज हो जाएगा, विपाशा है तो व्यास, परशुनी को याद रखना है तो रावी, अस्कनी चिनाब हो जाएगा, वितस्ता आपकी झेलम, और सिंधु यहाँ सरस्वती को घग्गर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, ऋग्वेद में हिमालय की जो चोटी है ना, हिमालय की चोटी है मंजूवत। अगर ये पूछ ले कि मंजूवत क्या है, मंजूवत किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद में दिया गया हिमालय की चोटी, ऋग्वेद के अनुसार हिमालय की चोटी है मंजूवत का उल्लेख है, जहाँ से सोम प्राप्त करते थे, है ना। ऋग्वेदवासी जो थे वो आपके सोम प्राप्त करते थे
किससे? मंजुवत से। तो इस तरह से भी सवाल दे सकता है वो कि सोम ऋग्वेद काल में सोम कहाँ से प्राप्त करते थे? तो आपकी हिमालय की चोटी थी एक मंजुवत, जिससे जो वैदिक काल के लोग जो थे सोम प्राप्त करते थे। ठीक है, सोम एक रस था जिसको पीते थे। आगे देखें जो ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करें तो ये कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ से भी बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वो कौन सा समाज था? तो मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पितृसत्तात्मक समाज था ऋग्वैदिक कालीन समाज। ठीक है, समुदायों को जन कहते थे। जैसे समुदाय होते थे, है ना, एक समुदाय हो गया, 4-5 लोगों का समुदाय हो गया, तो उसको क्या बोलते थे? जन बोलते थे। एक समुदाय को जन बोलते थे। और गैर आर्यों को क्या बोलते थे? दास या दस्यु। ऋग्वेद काल में गैर आर्यों को क्या बोला जाता था? दास या दस्यु। और ये एक समतावादी समाज था जो सामाजिक विभेद अधिक नहीं थे, है ना। तो जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें सामाजिक विभेद जो हैं बहुत कम देखने को मिलते थे। समतावादी समाज था, घुल मिल के रहते थे। और जो सामाजिक विभेद जो देखने को मिलते थे, जाति व्यवस्था वगैरह, वो अभी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, बहुत कम थी, मिलती थी लेकिन बहुत कम विभेद थे ये ऋग्वैदिक कालीन समाज में। अच्छा पॉइंट है, ये हमें याद रखना ही रखना है। जैसे इसमें बोला गया था कि दासों को, जो दास होते थे, है ना, ऋग्वेद काल में जो दास होते थे वो केवल घरेलू कार्य करते थे, है ना। यहाँ केवल लिखा है तो घरेलू कार्य करते थे, लेकिन जो है उनका जो इस्तेमाल है कृषि कार्य के लिए नहीं करते थे। तो यहाँ से भी सवाल पूछा था यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में। आप देख सकते हो कि जो ऋग्वेद काल थे, ऋग्वेद काल में दासों को कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के साथ साथ घरेलू कार्य के साथ साथ कृषि कार्यों का भी कार्य करवाया जाता था। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो दास होते थे वो केवल क्या करते थे? घरेलू कार्य करते थे, न कि कृषि। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देने वाला पॉइंट है, तो इसको याद रखना है। ये आपका यूपीएससी में, है ना, यूपीपीसीएस और आरओ है ना, आरओ में आराम से पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे देखें तो वर्ण व्यवस्था प्लस कठोर जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। कहाँ पर? आपके ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था और कठोर जाति व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है ना। अगर महिलाओं की स्थिति की बात करें, ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी? तो बेहतर स्थिति थी। जो ऋग्वेद काल में महिलाओं की बेहतर स्थिति, सभाओं में भाग लेती थी। ठीक है, सभाओं में भाग लेती महिलाएं। और विदुषी स्त्रियां जिन्होंने ऋग्वेद रचना में भाग लिया था, उनको देखें तो एक थी आपकी लोपामुद्रा थी, घोषा थी, है ना। इनके नाम जो है आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि डायरेक्टली ये सवाल दे देता है। तो जैसे 3 उन्होंने ये दे दिया और चौथा किसी और का नाम दे दिया, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, निवावरी और अपारा, ये थी आपकी महिलाएं थीं जिन्होंने ऋग्वेद रचना में भाग लिया था, है ना। तो ऋग्वेद काल में अगर ये पूछ ले कि महिलाओं की स्थिति जो है बेहतर नहीं थी, तो गलत हो जाएगा। ऋग्वेद काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी, है ना, शिक्षा में पार्टिसिपेट करती थी, और साथ ही सभा और समितियों में भी भाग लेती थी, तो स्थिति अच्छी थी। आगे देखें, अगर ऋग्वेद कालीन समाज में देखें तो बाल विवाह और सती प्रथा दोनों ही अनुपस्थित देखने को मिलती हैं। तो बाल विवाह और सती प्रथा दोनों गलत नहीं थी किसमें? ऋग्वेद काल में। तो अगर स्टेटमेंट इस तरह से दे दे, बाल विवाह और सती प्रथा ऋग्वेद में उपस्थित थी, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अनुपस्थित थी। लेकिन जो है विधवा पुनर्विवाह प्रचलित में था, है ना, विधवा पुनर्विवाह प्रचलित में था, है ना, जिसको क्या बोलते थे? नियोग कहते हैं, है ना, नियोग के नाम से जानते थे किसको? विधवा पुनर्विवाह को ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, और जैसे गोत्र नामक व्यवस्था समाज में दिखाई देने लगी थी, हल्की हल्की मात्रा में थोड़ी सी, लेकिन जो गोत्र संस्थान भी उसको देखती थी, गोत्र संस्थान भी थी। और जो विधवा पुनर्विवाह का जो कारण था वो जन आबादी को बढ़ाना उसका मुख्य कारण था। और ऋग्वेद में काल में 2 पेय पदार्थ होते थे, एक था आपका सोम, है ना, और दूसरा था सुरा। जो सोम था उसको अमृत के तौर पे मानते थे, धर्म द्वारा उसको स्वीकृत किया गया था। जो सुरा था उसको अस्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो सोम स्वीकार किया गया और जो सुरा है अस्वीकार किया गया था। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। बाल विवाह प्लस सती प्रथा दोनों अनुपस्थित थे। विधवा पुनर्विवाह प्रचलित में था आपका ऋग्वेद काल में, जिसको बोलते थे नियोग। ठीक है, अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें ऋग्वेद काल में, तो जनों की अगुवाई, है ना, जनों की अगुवाई किसके द्वारा की जाती थी? राजन के द्वारा, है ना। अभी हम बोलते हैं राजा, है ना, और जब पहले क्या बोलते थे? राजन। राजा को ही राजन बोला जाता था, जिससे पुरोहितों और ग्रामीण और सेना द्वारा,
है ना सहायता दी जाती थी। और राजन होता था उसको पुरोहित और ग्राम के लोग और सेना के द्वारा, है ना, तो क्या मिलता था, उनको सहायता दी जाती थी। प्रमुख निकाय देख रहे हैं, जैसे सभा होती थी, है ना, सभा जो है सबसे छोटी होती थी, समिति सबसे बड़ी होती थी, विदत एक प्राचीन संस्थान थी, और गण होते थे और सरदार। ठीक है, तो ये उनके निकाय थे। तो अगर इनका क्रोनोलॉजी अगर क्रम पूछ ले तो सभा सबसे छोटी थी, ठीक है, फिर उसके बाद समिति आ जाती है, सॉरी गण आता है, फिर सरदा आता है, फिर विदित आता है, और फिर उसके बाद में आती है समिति। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी भी याद रखनी है। आगे देखें तो क्रम क्या था, जैसे जन को विष कहते थे, है ना, ऋग्वेद काल में जन को क्या कहा गया है, विष कहा गया है, और विष को कई कुलों में क्या कर में विभाजित करते थे। तो जन जो है, जन को विष हो गया, विष को कई कुलों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, मतलब कुटुंब में विभाजित कर दिया। अगर क्रम देखें तो जन से कौन बनते हैं, विष से क्या बनता है, कुटुंब बनता है या कुल बनता है। और कुल का जो प्रमुख होता है वो कौन कहलाता है, कुलूप, है ना, कुल का प्रमुख क्या कहलाता है, कुलूप कहलाता है। तो जन, विष और कुल, है ना, और कुल का जो प्रमुख बनता है वो कुलूप होता है। ठीक है, और कुलूप जो कुल की इकाई होती है वो ग्रहता, है ना, ग्रहता, और ग्रह का जो नेतृत्व वो कौन करता है, गृहपति। अगर कुल की इकाई पूछ ले तो ग्रह, और ग्रह का जो नेतृत्व करता था वो कौन था, गृहपति कहलाता था। ठीक है, गांव, एक शब्द है गांव, गांव ये किसको संबोधित करता है, तो वह स्थान जहां मवेशियों को रखा जाता था, है ना, जन के साथ मवेशियों को रखा जाने वाला स्थान को कहते थे गांव। गवष्टि की बात करें तो गाय प्राप्त करने के लिए किया गया युद्ध, है ना, गाय प्राप्त करने के लिए युद्ध किया जाता था, क्योंकि गायों के लिए ही युद्ध हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया था गवष्टि। अगर क्रम देखें, जैसे कुलों के समूह से ग्राम बनते हैं, ठीक है, तो ये भी पूछा था, तो कुल क्या हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे, है ना, और कुल के समूह से क्या बन जाएंगे, ग्राम बनेंगे। और ग्राम का नेतृत्व कौन करता है, ग्रामीणी या ग्रामीण। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे कुल हो गए, और ये इस कुल में, कुल के बाहर क्या है, ग्राम है, तो कुलों से क्या बनता है, ग्राम बन रहा है। और एक शब्द आता है आपका वज्रपति, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है, वज्रपति किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद काल में वज्रपति को बड़ी भूमि का अधिकारी होता था, जो कुलूप और ग्रामीणी का नेता था। ठीक है, तो वज्रपति जो है बड़ी भूमि का अधिकारी होता था, और कुलूप और ग्रामीणी इसका नेता होता था। ठीक है, अगर यहाँ पद देखें, ऋग्वेद काल में अगर पद देखने को मिले तो राजा का पद कैसा होता था, वंशागुणित पद था। तो ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद काल में जो राजा का पद था वो वंशागुणित न होकर के कोई भी उसमें जो है राजा बन सकता था, मतदान के केंद्र पर या कैसे भी जो है जनमत संग्रह से, है ना, तो वो था, वो नहीं था। तो जो पद है राजा का, जो पद था वो वंशागुणित पद होता है ऋग्वेद काल में, है ना। राजा को रक्षक जनस्य गोपा और या गोपति जनस्य कहा गया है। यहाँ पर भी याद है, राजा का जो रक्षक होता है ना, राजा को रक्षक बोलते हैं, और रक्षक को क्या नाम दे दिया था उन्होंने, जनस्य गोपा और गोपी जनस्य पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगर सवाल पूछ ले कि जनस्य गोपा और गोपित जनस्य, है ना, किससे संबंधित है और किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो जो ऋग्वेद काल में है राजा जो रक्षक है उनको, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है ना। अगर देखें तो गैर राजशाही राज्य थे जिनके प्रमुख कौन होते थे, गणपति और ज्येष्ठ होते थे। जिनमें राजा नहीं होते थे ना, गैर राजशाही जो राज्य थे उनके जो प्रमुख होते थे गणपति और ज्येष्ठ कहलाते थे। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेना की बात करें तो सेना स्थायी सेना नहीं थी, है ना, कोई भी स्थायी सेना नहीं थी ऋग्वेद काल में, और नौकरशाही भी अनुपस्थित थी। तो नौकरशाही और स्थायी सेना दोनों ही नहीं थी, देखने को नहीं मिलती आपकी ऋग्वेद काल में। और सैन्य कार्य की बात करें तो जो सैन्य कार्य जो करवाते थे, है ना, सैन्य कार्य जो होते थे वो कौन करते थे, आदिवासी समूह द्वारा किए जाते थे सैन्य कार्य, जिन्हें निम्न नामों से जानते थे, है ना। जो आदिवासी थे उनको वो क्या करते थे, वो सैन्य कार्य करते थे, और उनको अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे व्रत, है ना, व्रत थे, गण, ग्राम और सरदार, है ना, इनको कहा जाता था, जो आपके आदिवासी जो सैन्य कार्य को किया करते थे। अगर बात करें दशराज युद्ध की, है ना, दशराज युद्ध भी हुआ था, एक दशराज युद्ध के नाम से जाना था। 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था, और इसका जो कारण था, है ना, दशराज युद्ध का जो कारण था, धन, पैसा,
गाय और पशुओं की सुरक्षा के लिए ये जो है दसराज युद्ध लड़ा गया था। और किस नदी के किनारे जो है युद्ध हुआ था, वो रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, ये भी आपका बहुत फेवरेट टॉपिक है, पॉइंट है कि जो दसराज युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, और इसमें कौन विजय हुआ था? भरत जनजाति का राजा था सुदास, जो है आपका दसराज युद्ध में जीता था, उसको विजय प्राप्त हुई थी। अगर ऋग्वेद कालीन की अर्थव्यवस्था है ना, ऋग्वेद कालीन की अर्थव्यवस्था देखें तो ये क्या थी? पशुचारण समाज था, और कृषि इनका कौन सा था? दूसरा उद्योग था, दूसरे नंबर। तो पहले की बात करें तो जो ऋग्वेद कालीन था पशुचारण व्यवस्था था। ठीक है, पशुचारण समाज था। और अगर कृषि की बात करें तो कृषि इनके दूसरे नंबर पर आती थी, है ना, कृषि इनका दूसरा उद्योग था। तो कभी कभी ये पूछ लेता है, इनको उल्टा कर देता है कि ऋग्वेद कालीन जो समाज था वो कृषि में कृषि उनका पहला व्यवसाय था, जबकि पशुचारण दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि पशुचारण जो है पहला व्यवसाय है ऋग्वेद काल का, और जो द्वितीय में आता है वो कृषि है। ठीक है, आगे देखें तो ऋग्वेद में जो लकड़ी के हल के बारे में उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद है ना, अगर भी पूछ ले कि किस वेद में लकड़ी के हल का उल्लेख मिला है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है लकड़ी के हल का उल्लेख मिलता है। ये आपका हल है ये। और बलि, एक शब्द आता है बलि ऋग्वेद काल में, तो स्वैच्छिक उपहार था, है ना। बलि क्या था? एक स्वैच्छिक उपहार था जो राजा को दिया जाता था। ठीक है सॉरी, राजा को दिए जाने वाला जो उपहार था उसको बलि बोलते थे। ठीक है, नोट, कर व्यवस्था और कोष, है ना, कोष व्यवस्था, जो कोष अध्यक्ष होता था, कोष का जो रखा जाता था, वो व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं थी। कहाँ पर? कर नहीं था। ठीक है, कर को संग्रहित करने वाली जगह भी नहीं थी तो ऋग्वेद काल में। ठीक है, दोनों ही हमें याद रखने हैं। आगे देखें, मुद्रा या सिक्के के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ना। मुद्रा और सिक्के के बारे में जानकारी नहीं होती है और नहीं प्राप्त नहीं हुई है। तो और एक सोने के जो टुकड़े का उल्लेख मिलता है जिसको निष्क कहते हैं। जानकारी नहीं प्राप्त हुई है ऋग्वेद काल में, लेकिन जो एक सोने का टुकड़े का उल्लेख मिलता है जिसको क्या बोला है? निष्क बोला है। तो ये भी पूछ लेता है कि निष्क किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद काल में मिला सोने के टुकड़े का जो उल्लेख मिलता है उसको निष्क कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा। आगे देखें, यहाँ पर जो वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। यहाँ सिक्के या किसी अन्य जो मुद्रा में व्यापार नहीं होता था। कैसे व्यापार होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अदला बदली। जैसे मुझे गेहूं की ज़रूरत है, ठीक है, गेहूं की ज़रूरत है, और मेरे पास चावल है। ठीक है, मेरे पास चावल है। दूसरा बंदा है, उसको चावल की ज़रूरत नहीं है, चावल की ज़रूरत है ना, और उसके पास क्या है? गेहूं है। तो वो क्या करेगा? मुझे गेहूं दे देगा, मैं उसको चावल दे दूंगा। तो ये क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। ठीक है, यह मौजूद थी। गाय विनिमय का महत्वपूर्ण साधन थी, है ना। गाय जो विनिमय करते थे वो गायों से करते थे, और वो एक महत्वपूर्ण साधन था। पंजाब और हरियाणा से तांबे के औजार की सूचना भी प्राप्त होती है। ठीक है, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी अभी तक, ऋग्वेद काल तक लोहे की जानकारी नहीं होती है। अयस किसी धातु के लिए सामान्य नाम था। ठीक है, और हिरण्य जो है आपके सोने को कहते थे, है ना। हिरण्य जो है नाम दिया गया था, वो सोने को दिया जाता है ना। तो आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कला की बात करें तो कला के मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इनके रंग में क्या थे? गेरुआ मृदबाण थे, और जिन पर चित्रित दूसर मृदभाण, है ना, प्रचलित में थे। आर्यों द्वारा स्पोक वाले पहियों का भी प्रयोग किया गया था। ये सवाल भी पूछा गया है कि आर्यों ने किस पहिए का प्रयोग किया था, तो स्पोक वाले पहिए का प्रयोग किया था। ठीक है, और अश्व घोड़ा इसमें महत्वपूर्ण हो गया था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है तो जो घोड़ा है ना, वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। हालांकि सुरकोटरा से क्या मिले थे? घोड़े के अवशेष मिलते हैं, लेकिन वो उनसे परिचित नहीं थे। ठीक है, और महत्वपूर्ण भी नहीं था घोड़ा उस समय कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता में, है ना, तो इसलिए वो परिचित नहीं थे। लेकिन जो ऋग्वेद काल है उसमें घोड़ा जो महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक, आगे देखेंगे तो आर्थिक गतिविधियां क्या थी? शिकार करते थे, बढ़ई का काम करते थे, चर्मकार थे, बुनाई थे, रथ का निर्माण करते थे, धातु गलाने का कारखाना भी था। ठीक है, अगर ऋग्वेद काल में धार्मिक दृष्टिकोण देखें तो देवी देवताओं का जो मानव के रूप में पूजन किया जाता था। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो आपके ऋग्वेद काल में है देवी देवताओं को किस रूप में माने जाता था, मानव के रूप में पूजा जाता था, लेकिन वो मूर्ति पूजा से प्रचलन नहीं थी, है ना, लेकिन जो मूर्ति पूजा प्रचलन में नहीं थी। तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा जो है प्रचलन में हो गई थी या शुरुआत हो गई थी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपके ऋग्वेद काल में है मूर्ति पूजा का प्रचलन था नहीं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। आगे देखें, जैसे पूजा की बात करें, पूजा और बलि प्रथा चली हुई थी, है ना, प्रचलित में थी, पूजा और बलि प्रथा प्रचलित में थी, और कारण क्या था, जनसंख्या वृद्धि, मवेशियों की रक्षा करना और ना पुनः प्राप्ति हेतु। ठीक है, और जादू टोना उपस्थित नहीं थे, जबकि आपके उत्तर वैदिक काल में जादू टोना आपको देखने को मिलेगा। और अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पे भी क्या है, जादू टोना से वो परिचित थे, और वहाँ पर क्या मिले थे, ताजीब, है ना, ताबीज़ जो है उनमें खुदाई में मिले हुए थे। ठीक है, तो इससे साबित होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो जादू टोना के बारे में जानती थी, उपस्थित थी, लेकिन ऋग्वेद काल की बात करें तो यहाँ पर जादू और टोना वो क्या था, अनुपस्थित था। ठीक है, प्रचलित में नहीं था। आगे देखें, देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया था। ऋग्वेद काल में देवताओं को कितने वर्गों में विभाजित करते हैं, 3 वर्गों में। कौन सा हो, एक तो आपका हो जाता आकाश, दूसरा था अंतरिक्ष, और तीसरे थे पृथ्वी, है ना। 3 देवताओं में विभाजित किया गया था ऋग्वेद कालीन देवताओं को। और महत्वपूर्ण देवताओं की बात करें तो इंद्र, है ना, इंद्र जो है ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता था, और वरुण और अग्नि। ठीक है, अग्नि, यम और सोम का ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण जो है देवता थे, लेकिन सबसे अधिक जो है आपका इंद्र था। और पुरोहित की बात करें तो पुरोहित कौन थे आपके ऋग्वेद काल में, महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र जो हैं ऋग्वेद काल के पुरोहित माने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जितना भी मैंने अभी आपको कराया है ना, टोटली इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अपने नोट्स बनाएंगे या आप इसकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, और टेलीग्राम पे, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आगे अगर देखें उत्तर वैदिक काल, ठीक है, अभी हमने ऋग्वेद काल को किया है, अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल को, है ना। अगर उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1000 ईसा से लेके, ईसा पूर्व से लेके माना जाता है आपका 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल का था। ठीक, यहाँ से इन जो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी जो मिलती है हमें कहाँ से मिलती है, तो उनके स्रोत क्या है, तो सोमवेद, है ना, स्वयंवेद था, यजुर्वेद था और अथर्ववेद, है ना, यहाँ से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और हमने जो ऋग्वेद काल की जो जानकारी के बारे में बात करी थी तो वो सोमवेद, यजुर्वेद, है ना, और ऋग्वेद से जानकारी मिलती थी, और जबकि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद हट जाएगा, सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से जानकारी मिलती है। तो ये हमें याद रखना है। और अगर अन्य स्रोत की बात करें, अन्य क्या क्या स्रोत थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, है ना, वेदों से, अरण्य जो वनों में लिखी गई पुस्तकें थी, एक तो थी आपकी तत्व और एक थी आपकी मीमांसा। तो अरण्य किसको बोलते हैं, वनों में लिखी गई पुस्तकों को अरण्य बोला जाता है ना। उपनिषद से भी उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें दर्शन आधारित पुस्तकें, जिसमें आत्मा और ब्रह्मा आदि का विस्तृत वर्णन दिया गया है ना। अगर उत्तरकालीन जो वो थी सभ्यता थी, है ना, संस्कृति थी, उसका अगर विस्तार देखें, है ना, तो विस्तार कहाँ था, पश्चिमी घाटी से जो आर्यवर्त कहा गया था, है ना, पश्चिमी घाटी को क्या बोलते थे, आर्यवर्त बोलते थे। और ब्रह्मवर्त किस घाटी को बोल रहे थे, तो सरस्वती घाटी, है ना, सरस्वती घाटी को क्या बोला गया था ऋग्वेद काल में, आपका ब्रह्मवर्त, है ना, ब्रह्मवर्त बोलते हैं। और अगर पश्चिमी गंगा घाटी को क्या बोला जा रहा है, आर्यवर्त बोला जा रहा है। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो दोनों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखें, अरब सागर, हिंद महासागर और हिमालय के साथ साथ ही विंध्य पर्वत का भी उल्लेख मिलता है इसके विस्तार में। ठीक है, जहाँ जहाँ ये सभ्यता फैली थी। उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन समाज किस प्रकार का था, तो यहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था प्रणाली का पूर्ण रूप से विकास हो गया था। जबकि आपके ऋग्वेद काल में अगर देखें तो यहाँ पर शुरुआत हो रही थी हल्की हल्की ऋग्वेद काल में। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो जो वर्ण व्यवस्था है वो अपने चरम स्थिति पर पहुँच गई थी, पूर्ण रूप से उनका विकास हो गया था। तो दोनों में ही आपको याद रखना है। ठीक है, वैदिक काल जो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित में नहीं थी, ठीक है, शुरुआत हो रही थी हल्की फुल्की, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह अपनी प्रणाली पूर्ण विकास के रूप ले चुकी थी। ठीक है, कई जातियाँ उपस्थित थी, है ना, जातियाँ भी उपस्थित हो गई, जिसके वजह से जो सामाजिक व्यवस्था थी वो जटिल बन गई, है ना। सामाजिक व्यवस्था है जटिल बनने के कारण क्या थे, जाति व्यवस्था, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था की जो प्रणाली थी
उनकी वजह से सामाजिक व्यवस्था जो है जटिल बन गई। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में क्या आई, गिरावट देखने को मिलती है, जबकि ऋग्वेद काल में ऐसा नहीं था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते ही क्या हो गया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें औपचारिक, है ना, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। अब ऋग्वेद काल में और जो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की औपचारिक जो शिक्षाएं थी वो उनको प्राप्त नहीं कर सकती थी, ठीक है, और सभा में भी भाग नहीं ले सकती थी, जबकि आपका ऋग्वेद में सभा और सम्मति में महिलाएं भाग ले रही थी। ये आता है एक सभा था आपका गोत्र, है ना। गोत्र वह स्थान जहाँ पर मवेशी जनों के साथ रहते थे, है ना। वह स्थान, गोत्र किस से संबंधित है, वह स्थान है जहाँ पर मवेशी किन के साथ रहते थे, जनों के साथ रहते थे, मतलब पुरुषों के साथ या स्त्रियों के साथ जो उनके समूह होते थे उनके साथ रहते थे, उनको गोत्र कहते थे। अछूत माना है, अछूत किसको माना है ना। उत्तर वैदिक काल में अछूत किसको माना है, तो ये हो जाएगा आपका निषाद, चंडाल और साबर, है ना। बेसिकली यहाँ से सवाल पूछने का बनता नहीं है, शायद पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा, है ना, क्योंकि यूपीएससी जो है हमेशा जो, चलो आगे देखें, बताना सही नहीं है, अभी देखते हैं आगे। जैसे गोधना, है ना, गोधना या गोहना, है ना, जिसको गोहनता कहते हैं ना, गोधना और गोहना, ये क्या कहते थे, इसको गोहनता कहते थे। और गोहनता मतलब होता अतिथि को कहते थे। गोधना, गोहना या गोहनता किसको बोला जाता था, अतिथि मतलब मेहमान, है ना, मेहमान को बोलते थे। कोई मेहमान आता था उसको बोला जाता था गोधन, गोहना या गोहनता, ठीक है। आगे देखें नियोग, नियोग की बात करें तो नियोग क्या था, विधवा पुनर्विवाह था, जिसको नकारात्मक गतिविधि के रूप में माना गया था। किसको, नियोग को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नियोग किससे संबंधित है, एक तरफ नियोग दे देंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, तो उसको आपको छांटना है। तो नियोग क्या है, एक पुनर्विवाह व्यवस्था है, और ये जो उत्तर वैदिक काल है ना, उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसमें नकारात्मक गतिविधि के रूप में माना है, जबकि ऋग्वेद काल में ये अच्छी तरह से सकारात्मक रूप में इसको देखा जाता था, ठीक है। अगर ऊपरी 3 वर्गों की बात करें तो पुरुष सदस्यों को द्विज कहा गया है ना, जो 2 बार जन्म लेने वाले को कहा गया है द्विज। और उपनयन की बात करें तो एक पवित्र धागे को कहते हैं। उपनयन किसको कहते हैं, उपनयन एक पवित्र धागा होता था, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो महिलाएं प्रमुख, जो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख महिलाएं थीं वो गार्गी और मैत्री थी, है ना, जो ज्ञान के क्षेत्र में निपुण थी। इन्होंने, गार्गी ने क्या करा था, याज्ञवल्क्य, है ना, याज्ञवल्क्य को दार्शनिक वाद विवाद में पराजित किया था। तो ये भी सवाल आ जाता है कई बार, इसको भी याद रखना है। आगे देखें तो सती प्रथा और बाल विवाह, है ना, दोनों अभी क्या थे, अनुपस्थित थे, अभी भी अनुपस्थित थे आपके सती प्रथा और बाल विवाह, दोनों जगह पर अनुपस्थित देखने को मिलते हैं आपके ऋग्वेद में भी, है ना, ऋग्वेद में और उत्तर वैदिक काल में दोनों में ही आपको सती प्रथा और बाल विवाह दोनों की अनुपस्थिति देखने को मिलती है ना। गोत्र की बात करें, गोत्र नामक जो संस्था थी वो व्यवस्था समाज में दिखाई देने लगी थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। आगे अगर देखें तो 4 आश्रम, है ना, 4 आश्रम जिनको पुरुषार्थ तो बोला गया था, है ना, तो उनका प्रचलन हुआ, उनका प्रारंभ हुआ। जैसे ब्रह्मचर्य को माना था, ब्रह्मचर्य विद्यार्थी के लिए बोला गया था कि शिक्षा ग्रहण करना ज्ञान प्राप्ति के लिए, है ना, अर्थात ज्ञान धर्म प्राप्ति के लिए। दूसरा था गृहस्थ, है ना, धन और संतान अर्थात अर्थ और काम के लिए दूसरा दिया था गृहस्थ। और तीसरा जो था आपका आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम था, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वन को चले जाना, इसमें वानप्रस्थ बोला था, ठीक है। चौथा था आपका संन्यास, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 4 हो गया आपके, ब्रह्मचर्य हो गया आपका, एक हो गया ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ था, है ना, गृहस्थ, और तीसरा आपका वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो इनका जो है क्रम याद रखना है आपको। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, गृहिणी, वानप्रस्थ और संन्यास, इनको हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको क्या देता है, शिक्षा, है ना, शिक्षा देने के बाद में फिर उसको शादी कर दी जाती है तो गृहस्थ जीवन होगा। गृहस्थ जीवन में जैसे ही 60-70 का साल का होता है फिर वो बुजुर्ग हो जाता है और वो क्या है, काम करना छोड़ता है, तो उसको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उसको वन में चला जाना चाहिए, ठीक है। फिर संन्यास लेना चाहिए। फिर आपके देखें उत्तर वैदिक कालीन की अगर राजनीतिक व्यवस्था देखें तो इसमें क्या था, जनों का विकास जनपद के रूप में हुआ, और है ना, जनों का जो विकास हुआ था जनपद के रूप में हुआ था, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ,
ठीक है। ये क्या थी, कुरु जनपद की राजधानियाँ बनी थी। और मुखिया कैसा था, वंशानुगत हो गया था, फिर भी स्थायी सेना नहीं थी। यहाँ पर भी स्थायी सेना नहीं थी, और जो वैदिक काल में भी वहाँ पर भी आपकी स्थायी सेना नहीं देखने को मिलती। राजन कई प्रकार के यज्ञ करने लगा, है ना। उत्तर वैदिक काल में जो है राजा है अब कई प्रकार के यज्ञ करने लगा है ना। जैसे अगर यज्ञ की बात करें तो किस प्रकार के यज्ञ थे, एक तो आपका था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ था, राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था, है ना। ये भी पूछ लिए गए हैं सवाल है। ये एक तरफ दे दिया था, ये युद्ध दे दिए थे, और दूसरी तरफ क्या देते, इनकी डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि ये किसके लिए किया जाता है। तो जो अश्वमेध है ना, अश्वमेध यज्ञ था, सभी दिशाओं को का राजा अर्थात चक्रवर्ती बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था, राजसूय राजा अभिषेक के समय। वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो वाजपेयी उम्र बढ़ाने और पुनः राजतिलक के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था, ठीक है। आगे देखें तो इस समय सभा और समिति पर निर्भरता क्या हो गई, कम हो गई। महिलाओं को सभाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी, जबकि ऋग्वेद में शामिल हो सकती थी, है ना। ऋग्वेद में उनको शिक्षा भी दी जा रही थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिक्षाओं का जो अधिकार था वो छीन लिया गया। विंध्य, है ना, एक थी आपकी विद्युत संस्था को पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्र शब्द का, है ना, राष्ट्र शब्द है सर्वप्रथम आपको उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार प्रयोग किया गया था, ठीक। तो ये भी सवाल बन जाएगा कि राष्ट्र शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। राजन ने कई प्रकार की उपाधियां ली थी, है ना, जैसे सम्राट, एकराट, सार्वभौमी और विराट, है ना। ये दिशाओं के अनुसार ली गई उपाधियां थी। जैसे अगर देखें, ये उपलब्धियां ग्रहण करना आरंभ कर दिया था राजा ने। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, है ना, उत्तर वैदिक कालीन की अर्थव्यवस्था देखें तो लोहे की खोज हो चुकी थी, जिसको श्याम अयस या कृष्ण अयस के नाम से जानते थे, ना। उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना गया, श्याम अयस और कृष्ण अयस के नाम से जाना है उत्तर वैदिक काल में, है ना। इस समय खानाबदोश जो प्रकृति थी वो क्या होगा, पर काफ़ी हद तक अंकुश लग गया, मतलब कि खानाबदोश जो प्रकृति थी उस पर अंकुश लगा, लेकिन पशुपालन जारी रहा था, है ना। खेती, अगर फसलें देखें तो किस किस फसल की खेती की जा रही थी उत्तर वैदिक काल में, गेहूं की थी, जौ, चावल, मूंग, उड़द और तिल की खेती की गई थी, है ना, की जाती थी। बलि या भाग, है ना, उत्पादन का कितना दिया जाता था, 1/6 या 1/12 भाग किसको, राजकोष में जमा किया जाता था बलि के रूप में। कोष व्यवस्था शुरू हो गई। कोषाध्यक्ष होता था, जिसको समग्रही या संगोत्री कहा गया है। किसको, कोषाध्यक्ष को समग्रही या संग्रहित्री कहा गया है, कोषाध्यक्ष को। और उत्तर वैदिक काल में कोषाध्यक्ष की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन वैदिक काल में कोषाध्यक्ष की व्यवस्था नहीं थी, नहीं करता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में दोनों ही उपस्थित थे, कोषाध्यक्ष और कर व्यवस्था भी शुरुआत हो गई थी। अधिकारी और भागदूता कर वसूलने का काम करते थे। यहाँ अगर पूछ ले कि भागदूता, है ना, भागदूता क्या है, किससे संबंधित है, तो कर वसूलने वाला अधिकारी होता था भागदूता। वैश्य की बात करें तो ये केवल कर देता था, मतलब व्यापारिक वर्ग था। आगे देखें, सिक्के की बात करें उत्तर वैदिक काल में तो शतमान, निष्क और कृष्ण नामक सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन इनका कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं मिलता है ना। तो यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस भी कम है। शतपथ ब्राह्मण में देखें तो सूदखोर को क्या बोला है, कुशुदीन, है ना, कुशीदीन बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में, जो सूदखोर था, जो ब्याज खाता था। समुद्री यात्राओं का उल्लेख से वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। प्रजापति या आदि पुरुष, है ना, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हो गए, जबकि वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था, इंद्र था, और उत्तर वैदिक काल में कौन हो गया, प्रजापति या आदि पुरुष। जादू और टोना ने सामाजिक धार्मिक जीवन में प्रवेश कर लिया था, जबकि ऋग्वेद काल में जादू और टोना में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया वो समाज में प्रवेश कर गया जादू और टोना, ठीक है। आगे देखें, कुछ इधर दे रखे हैं वैदिक देवता, ठीक है, वैदिक देवता दे रखे हैं और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है। जैसे इंद्र की बात करें तो इंद्र के लिए 250 सूक्तों का प्रयोग किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो। इंद्र के लिए कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया है, 250 सूक्तों का, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जिसमें इंद्र को पुरंदर या किलों का विध्वंसक माना गया है ना। और उत्तर वैदिक काल में प्रमुखता इसने खो दी थी इंद्र ने। फिर होते हैं वायु देवता। अग्नि देवता की बात करें तो ये शुद्धता और यज्ञ के लिए जाने थे। सूर्य की बात करें तो इनके सहायक, है ना, सहायक विष्णु, सावित्री, गायत्री, है ना, मित्र और पूषण, है ना, वनस्पति और पशुधन और विवाह, इनकी सहायता के लिए थे सूर्यदेव। और अदिति की बात करें, अदिति देवताओं की माता होती थी।
उषा की बात करें तो प्रभात की देवी। विष्णु की बात करें तो सबसे कम सुक्त, और अश्वयानी की बात करें तो वन की देवी, और पूषण कौन थे, शूद्र के देवता, है ना, शूद्रों के देवता थे, मवेशियों को देखभाल के लिए जाने जाते थे, कौन, पूषण। तो ये हमें क्रोनोलॉजी याद रखनी है, तो ये भी देखना है, तो इसको भी याद रखना कौन किससे संबंधित है, ठीक है। आगे देखें तो वैदिक ग्रंथ की बात करें, है ना, वैदिक ग्रंथ की बात करें तो श्रुति वे, है ना, श्रुति कौन होते थे, श्रुति वो थे वे ग्रंथ जो सुने जाते थे उनको श्रुति कहा जाता था। 4 वेद हैं जिनको श्रुति में और 4 वेद और संहिताएं श्रुति में शामिल हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं, एक तो हो गया आपका, है ना, 4 वेद और संहिताएं किस में शामिल है, श्रुति में शामिल है। अगर स्मृति की बात करें, है ना, तो वे जो सामान्य मनुष्य द्वारा याद किए जाते थे, जिसमें वेदों, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद और 6 वेदांग, 4 उपनिषद शामिल है, ठीक है, स्मृति में। आगे देखें तो ये आपके वेद थे, है ना, इनके बारे में देख रहे हैं, वेद संबंधित ब्राह्मण, उपनिषद और पुरोहित, है ना, इनको एक बार देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद की बात करें तो इसका जो ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है, ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी क्या है, ऋग्वेद के ब्राह्मण है। जबकि उपवेद कौन थे इसमें, धनुर्वेद युद्ध कला, ये है आपके उपनिषद। अगर उपनिषद की बात, उपवेद थे आपके धनुर्वेद और युद्ध कला। उपनिषद की बात करें तो ऐतरेय और कौशिकी, है ना, ये ऋग्वेद के उपनिषद है ना। और पुरोहित कौन होते थे, होत्र पुरोहित थे। प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र थे, ठीक है। सामवेद की बात करें तो षड्वेश और पंचवेश, और उसके जो उपदेश थे वो गंधर्व वेद संगीत है। उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य, है ना, छांदोग्य और कैन जैमिनी, है ना, इसके उपनिषद हो जाते हैं आपके सामवेद के। पुरोहित की बात करें तो ये इसका जो उद्ग्रात इसका पुरोहित था। संगीत या प्राचीनतम पुस्तक का राम राग और रागिनी, ठीक है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण है तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। उपवेद की बात करें तो स्थापत्य वेद यजुर्वेद का उपवेद है। उपनिषद की बात करें तो तैत्तरीय, है ना, कोट, ईश और श्वेतावर, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, उपनिषद है यजुर्वेद के। पुरोहित कौन था अथर्वयु, है ना, तो इनको भी हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो अथर्वयु था बलि और संस्कार गद्य और पद्य दोनों में रचित था। फिर आते हैं, ये भी पूछ लेता है कि जो दोनों में गद्य और पद्य दोनों में रचा हुआ कौन सा था, यजुर्वेद है, ठीक है। अथर्ववेद की बात करें तो इसका जो ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का है। और उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद चिकित्सा ना इनके उपवेद है, ठीक है। और अगर उपनिषद की बात करें अथर्ववेद की तो मंडूक और प्रश्न और मुंडुकी, ये क्या है, उपनिषद है। पुरोहित कौन थे इसके, ब्राह्मण, इसका पाठ नहीं किया जाता था, है ना, इसका पाठ नहीं करते थे, कौन, ब्राह्मण, इसका पाठ नहीं किया गया अथर्ववेद का। और ये किससे संबंधित था, जादू टोना से संबंधित था, ठीक है। फिर आते हैं प्रमुख दर्शन देखें तो जैसे सांख्य था मूल तत्व की तरह, इसमें 25 पहला तत्व प्रकृति का है ना, जिसमें सत रज तम सिद्धांत उसको अपनाया है। इसको कपिल मुनि द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया है। तो सांख्य, ठीक है, सांख्य किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, कपिल मुनि, ये हमें याद रखना है ना। यहीं से सवाल पूछ लेते हैं, यहीं उठा लेते हैं छोटे छोटे वाले सवाल। योग की बात करें, योग आत्मा का परमात्मा से मिलन है, पतंजलि द्वारा इसको संकलित किया गया है योग को। वैशेषिक की बात करें तो परमाणु सिद्धांत की जानकारी हमें वैशेषिक से मिलती है, और कणाद और प्रतिपादित ने इसको संकलित किया। न्याय की बात करें तो तर्क का दर्शन, जिसमें गौतम ऋषि द्वारा इसको प्रतिपादित किया था न्याय को। पूर्व मीमांसा की बात करें तो अनुष्ठान, जैमिनी और प्रतिपादित, है ना, ये आपके पूर्व मीमांसा से संबंधित है। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो केवल, है ना, केवल ब्रह्मा को सत्य माना है ना। उत्तर मीमांसा में केवल ब्रह्मा को सत्य माना है। और इसकी जो रचना प्रतिपादित किया था बाद रायण द्वारा, ठीक है, बाद रायण द्वारा इसको उत्तरी मीमांसा को प्रतिपादित किया गया। वेदांग की बात करें तो कुल जो इनकी वेदांग की संख्या है 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हो गए आपके, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, व्याकरण, है ना, कल्प, अनुष्ठानों का ज्ञान, जिसको धर्मसूत्र कहे हैं। आगे देखें, वैदिक कालीन अधिकारी की बात करें तो वैदिक कालीन अधिकारी देख लेते हैं एक बार। जैसे वज्रपति, है ना, वज्रपति होता था चारागाह भूमि का अधिकारी। जीवाग्रवा कौन था, पुलिस अधिकारी होता था। गुप्ता की बात करें तो राजा। और सेनानी की बात करें तो सर्वोच्च सेना का प्रधान बोले तो मुख्य न्यायाधीश होता था, ठीक है। ग्रामीणी कौन होती थी, गांव का प्रमुख।
भागदूत, भागदूत कौन होता था? कर कर राजस्व का अधिकारी होता था भागदूता। फिर देखें तो कुलपति, कुलपति की बात करें तो ये परिवार का मुखिया होता था कुलपति। महिषी की बात करें तो मुख्य रानी को कहते थे महिषी। स्पासा, स्पासा कौन था? जासूस और संदेश वाहक होता था जो स्पासा, ठीक है, ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में। सूत, सूत किसे बोलते थे? राजा का सारथी होता था सूत। छठा की बात करें तो प्रबंधनकर्ता एवं रक्षक। मध्यमासी की बात करें तो विवाद हल करने वाला, है ना। तक्षण की बात करें तो बढ़ई होता था तक्षण। पालागल, पालागल किसे बोलते थे? दूत को पालागल बोलते थे। संग्रहित्री या संघहत्रा बोलते थे, उसको कोषाध्यक्ष होता था। गोवीकर्ता, गोवीकर्ता की बात करें तो जो है जंगल, जंगल विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था गोवितकर्ता। अच्छवाद की बात करें तो ये लेखाकार हुआ करता था, ठीक है। पुरोहित की बात करें तो सर्वोच्च आदेश का पुजारी होता था पुरोहित। गोहता की बात करें तो गोहता होता था अतिथि या मेहमान। और गविष्टि, गायों को प्राप्त करने के लिए किए गए युद्ध। गांव की बात करें तो वह स्थान जहाँ मवेशियों को रखा जाता था जिसको गांव बोलते थे, ठीक है। फिर आते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, ठीक है। इसमें राजा ने कई तरह की उपाधियां धारण करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे उत्तर में विराट, पश्चिम में स्वराट, पूर्व में सम्राट और दक्षिण में आपका सर्वराट भोज, ठीक है। तो इधर आपके दिशा, राज्य का नाम, उपाधि और यज्ञ दे रखे हैं। जैसे पूरब, पूरब की बात करें तो पूरब में साम्राज्य, है ना, सम्राट, सम्राट है, जिसमें उपाधि इन्होंने साम्राज्य, राज्य का नाम साम्राज्य और उपाधि सम्राट। यज्ञ कौन था? वाजपेयी यज्ञ किया गया, है ना। पश्चिम में करें तो स्वराज, राज्य का नाम था स्वराट, उपाधि धारण करी थी और अश्वमेध यज्ञ, है ना, किया गया। उत्तर की बात करें तो वैराज और उपाधि विराट की थी, पुरुष मेघ यज्ञ किया गया। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में भोज, सर्वराट, है ना, सर्वराट की उपाधि और सर्वमेघ यात्रा की गई। मध्य की बात करें तो राजा, है ना, राजा और राजस्व यज्ञ से संबंधित रहा, ठीक है। आगे देखें, उपनिषद काल के दार्शनिक राजा सतपर ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद है। देखो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, कंटेंट अगर अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, है ना, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ठीक है, ताकि और भी इस तरह की वीडियो लाया जा सके। बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में, तो प्लीज़ यहाँ से अगर आपने ये कर लिया ऋग्वेद काल और जो प्राचीन भारत जो मैं करा रहा हूँ, आप मेरे साथ कर दीजिए, आपका एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे MCQ फॉर्मेट में, ठीक है। उपनिषद काल के दार्शनिक राजा, है ना, सतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार राज्य और राजा, जैसे विदेह, विदेह होता था जनक, कैकय, अश्वपति, काशी, अजातशत्रु और पंचाल, प्रवाहन, जवाली, ठीक है। ये पूछा हुआ था जवाली वाला सवाल। सॉरी। महाकाव्य और उपनिषद के अनुसार देखें तो अहम ब्रह्मासि, है ना, किस में बोला गया है? अहम ब्रह्मासि। तो बृहदारण्य उपनिषद में बोला है अहम ब्रह्मासि। तत्त्वम और असि, ये छांदोग्य उपनिषद में बोला है। अय आत्मा ब्रह्मा, तो मांडुक्य उपनिषद में बोला गया। सोहम, सोहम इस उपनिषद में बोला गया, ठीक है। अन्य देखें तो यम नचिकेता की कहानी किस में मिलती है? कंठोपनिषद में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है। सॉरी, बोलते बोलते थोड़ी सी हो जाती है ऐसे। निष्काम कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म सिद्धांत दे रखा है ईसा उपनिषद में, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। यम नचिकेता की कहानी कंठोपनिषद में मिलती है और निष्काम कर्म सिद्धांत ईसा उपनिषद में। नवदा भक्ति, नवदा भक्ति की बात करें तो श्वेताश्वरोपनिषद में मिलता है आपका नवदा भक्ति। और सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी आपका श्वेताश्वरोपनिषद में देखने को मिलता है ना। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद किसने किया था? तो चोल शासकों ने किया था, जिसका नाम था कुलोत्तुंग तृतीय के समय में हुआ था। किसने किया था? कवि कब्बन ने किया था ना, कम्बन ने। और रामायण का जो बांग्ला भाषा में जो अनुवाद सबसे पहले अनुवाद किया था वो कृतिवाज द्वारा किया गया था। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद किया था पेरुंद वेनार द्वारा, ठीक है। और बांग्ला भाषा में अलाउद्दीन, है ना, अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में बांग्ला भाषा में महाभारत का वो किया था, अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर मंदायू ने,
किया था, है ना, जिसका नाम रखा था रज्जुनामा के नाम से किया हुआ था महाभारत को। ठीक है, तो आज का जो क्लास है समाप्त होती है आपकी यहीं। जो आपकी पूरा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, है ना, जैसे वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना, दोनों ही हमने कंप्लीट करा दिए इसी वीडियो में। और टोटल जो है आपके फैक्ट वेट है। यहाँ से अगर सवाल आपका, अगर उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल से अगर सवाल पूछता है तो इसी पीडीएफ में से आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, और आपके लिए हम ऐसी प्रकार का करंट जो है कंटेंट है वो भी लेके आएंगे। और जल्दी आपकी करंट अफेयर के जो है एमसीक्यू स्टार्ट होने वाले हैं, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब शेयर लाइक करते रहें। ठीक है, तो अभी धन्यवाद, बाय।